इनकम टैक्स की जहाँ तक बात है तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा देख लिया और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी। इनकम अंडर द हेड सैलरी। सेक्शन 14 इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं। सेक्शन 14 कहता है कि आपकी कोई भी इनकम हो, चाहे वो कहीं से भी कमाई गई हो, कोई भी इनकम हो और कहीं से भी कमाई गई हो, इन 5 हेड्स में ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। इन टोटलिटी यू हैव ओनली दीज 5 हेड्स ऑफ इनकम। यू हैव ओनली दीज 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये कौन बोलता है? सेक्शन 14। याद करना और भी आसान, 1 + 4 = 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये किस सेक्शन ने बोला? सेक्शन 14। पहला हेड इसने बताया इनकम फ्रॉम सैलरी। या तो आप सैलरी कमाते हो, अगर आप सैलरी कमाते हो तो आपकी इनकम किस हेड में टैक्सेबल होगी? अगर आप सैलरी नहीं कमाते हो तो हो सकता है आप हाउस प्रॉपर्टी से कुछ कमाते हो। किससे कमाते हो? हाउस प्रॉपर्टी। आपके पास एक बिल्डिंग है, आपने किराए पर दे दिया, वहां से किराया आ रहा है। क्या आ रहा है? किराया आ रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है। दिस इज योर सेकंड हेड ऑफ इनकम। थर्ड हेड ऑफ इनकम कहलाता है आपके बिजनेस की इनकम, प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जिसको हम शॉर्टकट में आगे पीजीबीपी के नाम से जानेंगे। अब जब भी मैं पीजीबीपी वर्ड बोलूं तो तुम लोग के दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए दैट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सर ये 3 हेड्स तो समझ में आया, या तो मैं नौकरी करूंगा, या तो मैं बिजनेस करूंगा, या तो मैं हाउस प्रॉपर्टी से बैठे बैठे रेंट कमाऊंगा। एक होता है 4th हेड ऑफ इनकम, कैपिटल गेन। आप अपनी एसेट्स को, कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करके प्रॉफिट कमा सकते हो। अब चाहे प्रॉफिट या लॉस, यहां पर प्रॉफिट का मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट एज वेल एज नेगेटिव प्रॉफिट, इनकम का मतलब पॉजिटिव इनकम एज वेल एज नेगेटिव इनकम। लॉस यहां पर कवर नहीं होता, हम लोग लॉस वर्ड जल्दी यूज नहीं करते। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, एंड द लास्ट वन कोई ऐसी इनकम जो ना तो मेरी सैलरी हो, ना तो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, ना तो बिजनेस से इनकम हो, ना तो कैपिटल गेन। अगर मैं इस बिल्डिंग को बेचूं, जिस बिल्डिंग में हम लोग हैं, इस बिल्डिंग को अगर मैं बेचूं तो इससे जो भी मुझे प्रॉफिट होगा दैट वुड बी ट्रांसफर्ड अंडर द हेड कैपिटल गेन। कहां टैक्सेबल होगा? क्या बिल्डिंग बेचना मेरा बिजनेस है? क्या वो रेंट किराया इनकम दे रहा है? ना, बेचने से इनकम आ रही है, किराया नहीं है। किराया होता तो हाउस प्रॉपर्टी में आता। क्या वो सैलरी है? नहीं है। ठीक, अच्छा। तो 4 हेड्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, एंड द लास्ट वन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो कहीं न जाए वो इधर जाए, जो इन चारों में नहीं जाएगा वो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मैं टीचर हूं, कॉलेज से मुझे सैलरी मिलती है, वो कहां टैक्सेबल होगी? सैलरी में। मैंने उस सैलरी का जुआ खेला, उससे जो इनकम अर्न हुई कहां जाएगी? अदर सोर्सेज में। वो सैलरी तो है नहीं, जुआ। मैंने लॉटरी खेली, कहां जाएगा? मैंने हॉर्स रेस में पैसा लगाया, मैंने कैमल रेस में पैसा लगाया, हाँ या ना?
तो क्या सर केवल जुआरी लोग ही इसमें जाते हैं क्या? नहीं, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं उस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया और कहा कॉलेज में एग्जाम हो रहा है सीए के बच्चों का, आप उसमें एज ए इन्विजिलेटर अपॉइंटेड हैं, आपको हर एक विजिट का, हर एक दिन का 1000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा। नाउ आई एम अंडर द काइंड कंट्रोल ऑफ द कॉलेज एंड आई एम जस्ट गेटिंग द सैलरी, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द सैलरी, लेकिन उस सैलरी के अलावा मुझे इन्विजिलेटर की हैसियत से कुछ और रिमनरेशन मिलेगा, तो क्या वो यहां टैक्सेबल हो जाएगा? हाँ, वो यहां टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो मेरी इच्छा है। अगर मैं कहूं नहीं नहीं सर मुझे इन्विजिलेटर नहीं बनना, तो वो दूसरे को रखेंगे। वो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे, वो मेरे को ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक, पक्की बात है, दोनों में फर्क समझ में आया? किसी पॉलिटिशियन को आप सैलरी देते हो? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सैलरी देती है ना, उनको सैलरी नहीं मिलती। हम लोग बोलते हैं सैलरी बढ़ा दिया, डीए बढ़ा दिया, बट दे आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट। तो उनको कहां टैक्सेबल करोगे जब सैलरी है नहीं? बिजनेस तो है ही नहीं, नेता बनना, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, सैलरी हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना जरूरी है। किसका रिलेशनशिप होना जरूरी है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। तो पार्लियामेंट का कोई नौकर नहीं है, मींस सर्वेंट नहीं है, या कह सकते हो एम्प्लॉय नहीं है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो सैलरी कहां जाएगी? हमें कमीशन मिला कहीं से, मेरा बिजनेस नहीं है कमीशन, तो वो कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलें। यानी कुल मिलाकर जो भी इनकम कोई एसएससी रिसीव करता है वो केवल 5 हेड्स में टैक्सेबल होती है। या तो वो इनकम ट्रांसफर होगी, इनकम अंडर द हेड सैलरी, या हाउस प्रॉपर्टी, या पीजीबीपी, या कैपिटल गेन, या तो अदर सोर्सेज। ऐसा नहीं है कि मैं केवल सैलरी कमाऊंगा तो हाउस प्रॉपर्टी से नहीं कमाऊंगा। हो सकता है मैं सैलरी भी कमाऊं और हाउस प्रॉपर्टी भी कमाऊं, हो सकता है मैं कैपिटल गेन भी कमाऊं और अदर सोर्सेज से भी कमाऊं, हो सकता है मैं सब में कुछ ना कुछ कमाऊं, लेकिन जो जहां की इनकम है वो वहीं ट्रांसफर होगी। तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है? सोर्स ऑफ इनकम कितनी हो गई? बोलें, अनलिमिटेड। ये हेड्स ऑफ इनकम कहे जाते हैं। दीज आर नॉट द सोर्स ऑफ इनकम, दीज आर द हेड्स ऑफ इनकम। ये हेड्स ऑफ इनकम है। तो हेड्स ऑफ इनकम 5 होते हैं। सोर्स तो कई हो सकते हैं। मेरे पास 10 घर हैं, तो सोर्स कितने हो गए हाउस प्रॉपर्टी के? झाड़ू नजर आ रहा होगा। ये सोर्स ऑफ इनकम है। ये क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। एक हेड्स ऑफ इनकम है लेकिन इसके सोर्सेस कई हैं। हेड ऑफ इनकम एक है लेकिन सोर्सेस कई हैं। अब क्लियर है? मेरे 10 बिजनेस हैं। मैं ऑयल रिफाइनिंग का भी काम करता हूं, मैं वुड सप्लायर भी हूं, मैं टीचर भी हूं, है कि नहीं? मैं एजेंसी शिप भी चलाता हूं, एजेंसी भी है मेरे पास, अलग अलग काम है। तो मेरे पास कई सोर्स ऑफ इनकम है। हेड ऑफ इनकम तो एक है, ये भी पीजीबीपी, ये भी पीजीबीपी, ये भी पीजीबीपी और ये भी पीजीबीपी। लेकिन अगर बात की जाए हेड ऑफ इनकम की तो एक, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम कई। तो सोर्स ऑफ इनकम आपके अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन हेड्स ऑफ इनकम केवल ये 5 होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। मुझे नहीं लगता यहां डाउट होगा, हटा सकते हैं। तो सेक्शन 14 टेल्स अस अबाउट हेड्स ऑफ इनकम। एक हेड ऑफ इनकम और है, दैट इज योर, एक सेक्शन और है, दैट इज योर सेक्शन 14A। सेक्शन 14A क्या कहता है ये सेक्शन? हम लोग का जो सैलरी चैप्टर स्टार्ट होगा दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम सेक्शन 15, लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमको ये सेक्शन जानना जरूरी है। सेक्शन 14A जाने बिना अगर हम कोई सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज के पोर्शन को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आएगा। तो क्यों ना उस कंफ्यूजन को आज ही खत्म कर दें।
सेक्शन 14 क्या कहता है, ढंग से सुनेंगे आप लोग। सेक्शन 14 कहता है कि एक बंदा था, उसने लोन लिया 50,000 और उसके हाथ में कैश आ गया लोन लेने से 50,000 नहीं आ गया, हाथ में कैश आ गया। उसने अपनी बैलेंस शीट में कुछ इस तरह से दिखाया, कैश एंड लोन दिखाएगा ना, इस साइड एसेट्स दिखाएगा और इस साइड लायबिलिटीज दिखाएगा। उसने इस 50,000 को खर्च किया, 10% सिक्योरिटीज, किसी शेयर और डिवेंचर में पैसा डाला जो टैक्स फ्री था। क्या था? चलो 25,000 रुपए, 30,000 रुपए उसने इसमें ट्रांसफर किए और 20,000 रुपए उसने 12% सिक्योरिटीज में ट्रांसफर किए जो टैक्सेबल है। यानी इस इन्वेस्टमेंट से उसको 3,000 रुपए सालाना ब्याज मिलेगा। 30,000 का 10% ब्याज उसको मिलेगा। मिलेगा। ये क्या है? ये कूपन रेट है। ये क्या है? इंटरेस्ट रेट है। ये क्या है? कूपन रेट है। पक्की बात है ना? इतना उसको इंटरेस्ट हर साल मिलेगा। 3,000 अब उसको इंटरेस्ट मिला, लेकिन ये इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है, टैक्स फ्री है, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं लगना। और उसने ये 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया है ऐसी सिक्योरिटीज में जहां से 12% इंटरेस्ट अर्न होती है, लेकिन वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है। क्या है? टैक्सेबल। उसने जो ये लोन लिया था दैट वाज 8% लोन, जिससे लोन लिया उसको वो 50,000 पर 8% ब्याज देगा। भाई मैंने तुमसे लोन लिया तो तुम हमसे ब्याज नहीं लोगे क्या? ब्याज लोगे ना। 8% के हिसाब से 4,000 मेरे लिए हर साल खर्चा होगा? नहीं होगा। तो मैंने अपने पीएल अकाउंट में शो किया एक्सपेंसेस, यहां पर मैंने शो किया इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितना? 4,000। इस पर मुझे ब्याज मिलेगा या नहीं? तो मुझे इंटरेस्ट मिला। कितना इंटरेस्ट मिला टैक्स फ्री वाले पर 10% के हिसाब से? 3,000। 30,000 का 10% और 12% पर हमको मिला टैक्सेबल इंटरेस्ट मिला कितना? 2,400। अब एसएससी ने क्या किया? एसएससी ने दिखाया कि भाई इस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो मेरी इनकम कितनी? 2,400। खर्चा कितना? 4,000। पक्की बात है। लॉस कितना हो गया? बोलते क्यों नहीं? 1,600 हुआ ना। उसने कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में और रिटर्न दाखिल कर दी 1,600 रुपए लॉस की। इनकम टैक्स ऑफिसर ने देखा और उस पर ऑब्जेक्शन किया, कहा कि ये गलत है। उसने कहा क्या गलत है इसमें? उसने कहा ये ऐसे होना चाहिए, इंटरेस्ट आप दिखाओ यहां पर 30,000 का 10%, 3,000 और 20,000 का 12%। बोलते क्यों नहीं? कितना? और यहां पर आप एक्सपेंसेस दिखाओ इंटरेस्ट का। 30,000 पर भी आपको 8% इंटरेस्ट देना है और बाकी 20,000 पर भी 8% इंटरेस्ट देना है। आप कहते हो 4,000 का खर्चा, मैंने भी कहा 4,000 का खर्चा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर ये टैक्सेबल नहीं है, तो अगर ये टैक्सेबल नहीं है तो इसकी छूट आपने क्यों मांग रखी है? बोलो ना। ये इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि अगर कोई चीज इनकम साइड में इनकम नहीं है तो उससे रिलेटेड खर्चा खर्चे में कैसे आ सकता है? पक्की बात। इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा आप 800 रुपया कमा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? 800 रुपया कमा रहे हो, 1,600 लॉस दिखाए हो ना? गलत दिखाए हो। मेरे हिसाब से ये होगा। एसएससी दौड़ा दौड़ा गया हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। क्या बोला होगा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या बोला होगा? बोलो। 800 का प्रॉफिट सुप्रीम कोर्ट ने बोला या 1,600 का लॉस?
800 का प्रॉफिट, गलत जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1600 का लॉस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? 1600 का लॉस। अब एसएससी खुशी के मारे झूम पड़ा, ये तो मेरे फेवर में है। जानते हो सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिक्स क्या दिए थे, किस तर्क के बेसिस पर, कौन से फैक्ट ऐसे देख लिए सुप्रीम कोर्ट ने कि उसको भी मानना पड़ा 1600 का लॉस। सुप्रीम कोर्ट ने पहली चीज ये बोली, एसएससी एक है, उसने जब लोन लिया था तो उसने किसी बंदे से लिया और उसने उस समय उसको इस तरह से इन्वेस्ट किया कि उसका वो पूरा एक बिजनेस है। अब कहीं पर वो टैक्सेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है और कहीं पर टैक्स फ्री, पहली चीज। दूसरा, यानी एक ही बंदा उस पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहा है और सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जा रही हैं। एक तो एसएससी एक है जो मेंटेन और कंट्रोलिंग पावर रखा है, दूसरा सेम सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है, सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट उसने मेंटेन कर रखी है। हम कैसे बाइफर्केशन कर सकते हैं कि जो इंटरेस्ट का खर्चा ये टैक्सेबल टैक्स फ्री? आप गलत करते हो, कहीं एक्ट में नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कहीं एक्ट में लिखा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तभी किसी चीज पर पॉइंट आउट करता है जब वो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। जब तुम लोग सीए फाइनल में पहुंचोगे तो दो ही चीजें पढ़ोगे, जब किसी चीज में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तो उस बेसिस पर ही सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर कभी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं देता। किस पर देता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ पर। यहां तो कोई सेंटेंस लिखा है लॉ में, इंटरप्रिटेशन गलत है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरफेयर करता है। यहां तो कोई चीज है ही नहीं एक्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो लॉ बन जाता है। क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक रूलिंग डिसीजन दिया। क्या दिया? रूलिंग डिसीजन, कि आपके एक्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो हमको एसएससी के फेवर में ही डिसीजन देना पड़ेगा। लेकिन ये इंटेंशन गवर्नमेंट का नहीं था। किसका नहीं था? गवर्नमेंट का ये इंटेंशन नहीं था। इनकम टैक्स एक्ट का ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आपको इनकम जिस पर टैक्स ना दो उसका खर्चा आप लेस कर दो। देयर वॉज नो एनी सच टाइप ऑफ इंटेंशन ऑफ द एक्ट। अब गवर्नमेंट करे तो करे क्या? गवर्नमेंट के पास एक ही चारा बचता है सुप्रीम कोर्ट के केस रूलिंग को ओवर रूल करने के लिए, वो है पार्लियामेंट में एक सेक्शन पास करना, पार्लियामेंट में रूल्स ले आना, एक्ट को मॉडिफाई या चेंज करना, अमेंडमेंट ले आना। क्या ले आना? अमेंडमेंट। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट हुआ ताकि सुप्रीम कोर्ट के रूल को क्या किया जा सके? उठाकर फेंक दिया जाए। और कौन सा सेक्शन आया होगा उस समय, तुम लोग बताओ? नहीं, तुम लोग बताओ कौन सा सेक्शन लाया गया होगा? सेक्शन 14A। किस चीज को खत्म करने के लिए? क्या बोला गया होगा सेक्शन 14A में? कि अगर कोई इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उससे रिलेटेड खर्चे भी अलाउ नहीं होंगे खर्चे की तरह। अगर आप इनकम हटाते हो तो खर्चों को भी हटाओ। बोला गया सेक्शन 14A में, इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड एट ऑल। क्या बोला गया? इफ एनी इनकम इज नॉट टैक्सेबल देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर टू बी डिसअलाउड। लिखें अब इस चीज को, कहानी समझ में आई पूरी? दैट वॉज योर सेक्शन 14A। 14A क्यों आया मैंने वो बताया, और ये लाइन हमेशा हर जगह काम आएगी, हर टॉपिक में। इफ द इनकम इज नॉट टैक्सेबल देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड। अभी तक हम लोगों ने 2 सेक्शन पढ़े। द फर्स्ट वन सेक्शन इज योर सेक्शन 14। दिस टेल्स अस 5 हेड्स ऑफ इनकम, हाँ या ना? पहला बताता है इनकम अंडर द हेड सैलरी, सेकंड बताता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, बोलते क्यों नहीं? थर्ड बताता है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, फोर्थ है कैपिटल गेन, एंड द लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेक्शन 14A ने कुछ बताया
क्या बताया? इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट। सर ये तो आप कोई नई चीज बता दिए। देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। कहानी समझ में आई? सर ये क्या बोल दिया आपने, ये एग्जेम्पशन क्या है, ये एग्जेम्प्ट वर्ड है क्या? हम आगे कभी कभी ये वर्ड यूज करेंगे और कभी कभी हम ये वर्ड यूज करेंगे। ठीक, दोनों में फर्क है। मैं जब वर्ड बोलूंगा एग्जेम्पशन, इट हैज क्वाइट डिफरेंट मीनिंग व्हेन आई विल जस्ट टेल यू अबाउट डिडक्शंस। व्हेन आई विल स्पीक डिडक्शन and when I will speak exempt, both have their own meanings. दोनों में डिफरेंस है। exempt का मतलब होता है कर मुक्त, और ये सेक्शन 10 में कवर है, और ये हर एक चैप्टर में तो कवर है ही है, लेकिन ब्रॉडली हम इसको सेक्शन 80 में स्टडी करेंगे। जब हम सेक्शन 10 की बात करते हैं तो सेक्शन 10 में केवल एक ही चीज दी हुई है, जानते हो क्या? ढंग से सुनना। सेक्शन 10 की हेडिंग है इनकम, नॉट इनकम, इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। बड़े आश्चर्य की बात है सर, इनकम है लेकिन वो टोटल इनकम का हिस्सा नहीं है। जब आप इन सारी इनकम्स को जोड़ देते हैं तो ये कहलाती है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या कहलाती है? तो कौन सी ऐसी इनकम है जो टोटल इनकम का हिस्सा नहीं है? कौन सी ऐसी इनकम है जो टोटल इनकम का हिस्सा नहीं? कई ऐसी इनकम्स हैं जो आपकी टोटल इनकम का हिस्सा बनती ही नहीं है। कई इनकम है। किसी को भारत रत्न दो और उसके बाद कहो टैक्स लाओ, अरे अजीब बात है। बात समझ में आई? तो इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, देखेंगे कौन कौन सी इनकम है। पर्टिकुलर सिक्योरिटीज हैं, एग्रीकल्चरल इनकम है, पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाली इनकम है, ढेर सारी इनकम्स है जो हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेच्युटी की इनकम है, प्रोविडेंट फंड की इनकम है। कई ऐसी इनकम्स हैं जो सेक्शन 10 में कवर होती हैं। अगर वो आपको मिलती है ना, वो आपको मिलती है, मान लो 2 लाख रुपए इनकम मिली प्रोविडेंट फंड से, तो कहाँ टैक्सेबल होता है? प्रोविडेंट फंड कहाँ से मिलता है? अपने मालिक से। तो कहाँ टैक्सेबल होना चाहिए था? सैलरी में। लेकिन चूंकि वो प्रोविडेंट फंड किसकी लिमिट्स के अंदर है? सेक्शन 10 की। तो जितना सेक्शन 10 बोलेगा वो टैक्सेबल होगा ही नहीं। टैक्सेबल क्या, अरे आप उसको इनकम मानोगे ही नहीं। लिखा हुआ है इनकम, जो इनकम का हिस्सा है ही नहीं। बोलते क्यों नहीं? किसका हिस्सा नहीं है? टोटल इनकम का। तो टोटल इनकम का हिस्सा क्यों बना रहे हो? तो न जोड़ोगे न घटाओगे, दिखेगा ही नहीं। एग्रीकल्चरल इनकम आप कमाओ ना जितना कमाना हो। आप एग्रीकल्चरल इनकम कमाओ, 10 करोड़ कमाते हो, कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज नॉट योर इनकम, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज योर इनकम। ये टोटल इनकम का, टैक्सेबल इनकम का तो पार्ट ही नहीं बनता। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही? आ रही है। इसको हम कहते हैं सेक्शन 10। तो सर सेक्शन 80 क्या होता है? एक चीज तो क्लियर हो गई कि सेक्शन 10 केवल किसके बारे में बताता है? इनकम्स के बारे में बताता है। लेकिन सेक्शन 80 आपको डिडक्शन देता है। क्या देता है? डिडक्शन। क्या देता है? कोई चीज एडिशन में होगी तभी तो डिडक्शन मिलेगा। कोई चीज एडिशन जुड़ी हुई होगी तभी तो छूट लोगे। तो कोई इनकम ऐसी है जो इसमें शामिल है। इनकम, कोई ऐसी इनकम है जो इसमें शामिल है और सरकार कहती है हम इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, आप इसकी डिडक्शन ले सकते हो। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लेस कर देंगे क्या? अब बात समझ में आई?
ये डिडक्शन मिली, ये डिडक्शन कब मिली? जब वो चीज इसमें जुड़ी हुई है, एडेड है। अगर कोई इनकम है तो। दूसरा, अगर कोई एक्सपेंडिचर है, सुनो, अगर कोई एक्सपेंडिचर है सर्टेन केसेस में और वो पेमेंट गवर्नमेंट के हिसाब से आपने किया है जो सेक्शन 80 में लिखा हुआ है, तो भी आपको उस खर्चे की छूट मिल जाएगी, बशर्ते आपने उसकी छूट यहाँ ना मांगी हो। 2 बार छूट नहीं मिलेगी, एक बार इसका कैलकुलेशन करते समय छूट ले लो, एक बार इसका, 2 बार नहीं, एक ही बार। अगर आपने ऊपर क्लेम नहीं किया है तो आपको यहाँ छूट मिल सकती है। अब क्लियर है? तो सेक्शन 80 इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर्स दोनों के छूट की बात करता है, वाइल सेक्शन 10 इज टॉक ओनली अबाउट योर इनकम। क्लियर? कुछ स्पेसिफिक इनकम्स हैं जिसको टोटल इनकम का हिस्सा मानते ही नहीं हम लोग, इनकम मानते ही नहीं, और सेक्शन 80 कहता है इनकम तो है, छूट दे दो, खर्चा तो है, ऊपर छूट नहीं ली थी, अब ले लो। क्लियर हुआ? तो ये सेक्शन 10 और सेक्शन 80 में फर्क है, हटा सकते हैं इसको। अब हम बात करेंगे सेक्शन 15 की। किसकी? और ये है हमारा इस चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। फिर से वही बात, सर आपने तो सैलरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, सीधे आप इनकम सेक्शंस पर चले गए। तो सुन लेते हैं कहानी। क्यों? कोई भी इनकम सैलरी हेड में इनकम तब बनती है जब 2 लोगों में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो। अगर 2 लोगों में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, देन वॉट एवर द अमाउंट इज पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। मैंने किसी को सैलरी तनख्वाह दी, मैं मालिक हूं, मेरी बैलेंस, मेरा पीएल अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? मैं यहां लिखूंगा मेरा खर्चा कितना, 1 लाख रुपए मेरा खर्चा है, और वहीं पर जो एम्प्लॉय है उसके लिए वो क्या है? इनकम है। क्या है वो? उसके हाथ में मिल रही है। तो बताओ सैलरी पर टैक्स कौन देगा, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई? सैलरी पर टैक्स कौन देगा, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई? एम्प्लॉई। हाँ, जिसकी इनकम है, हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ना, कि एक्सपेंडिचर एक्ट पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सैलरी पर टैक्स लगाएंगे इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को टैक्स देना है। किसको टैक्स देना है? क्योंकि कमा कौन रहा है? एम्प्लॉय। हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, हमको 5 लाख रुपए सैलरी मिली, तो टैक्स कौन देगा? मैं या मेरा एम्प्लॉयर? मैं। टैक्स मुझे देना है, टैक्स देने का बर्डन मेरे ऊपर है। दिस इज योर डायरेक्ट टैक्स, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया गया था। और जिस पर ये इम्पोज किया जाता है तो उसको अपनी जेब से देना पड़ता है। और एक इनकम पर एक बार में एक ही बार टैक्स लगता है, डबल टैक्सेशन नहीं लगता। एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं लग सकता, एक बार ड्यू बेसिस पर, एक बार रिसीट बेसिस पर। सैलरी ड्यू हो गई, टैक्स दो, अच्छा मिल भी गई, फिर टैक्स दो, ऐसा नहीं हो सकता, केवल एक बेसिस पर। और एक आदमी एक इनकम को केवल एक बार रिसीट कर सकता है, 2 बार रिसीट नहीं कर सकता। ये भी मैंने बता दिया था सेक्शन 5 में, हाँ या ना? तो यहां पर सैलरी में टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। कोई दिक्कत है इसमें? तो एक चीज तो समझ में आई कि 2 लोगों के बीच में किस चीज का रिलेशनशिप होना चाहिए? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे इस चैप्टर में?
किसके ऊपर टैक्स लगाने की बात करेंगे? एम्प्लॉय। ठीक है, हम एक एग्जांपल देते हैं और मुझे बताओ क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है वहां पे? एक डायरेक्टर कंपनी से सैलरी लेता है, कंपनी ने डायरेक्टर को क्या दिया? सैलरी। बताओ डायरेक्टर एम्प्लॉय है या नहीं? डायरेक्टर एम्प्लॉय है या नहीं? डायरेक्टर एम्प्लॉय है या नहीं? डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है कंपनी का। जब तुम लोग कंपनी लॉ पढ़ोगे ना तो वहाँ डायरेक्टर का स्टेटस बताया जाएगा। डायरेक्टर इज लाइक एन एजेंट, एक एजेंट की तरह काम करता है। डायरेक्टर एज एन एम्प्लॉय काम करता है। डायरेक्टर एज अ ओनर काम करता है, एज अ मैनेजर काम करता है। ढेर सारे स्टेटस बताए गए। अब हम बात करते हैं वापस इनकम टैक्स की। तो ये कंपनी का एम्प्लॉय है या नहीं? हाँ, सैलरी मिल रहा है, बाकी तो कोई नाम नहीं दे सकता ना। धर्मादा तो लोग बोल नहीं सकता। हाँ बोलो। चैरिटी तो बोल नहीं सकता कि कंपनी कह दे कि हमने डायरेक्टर को चैरिटी दी। हाँ, ये सैलरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इनकम टैक्स को इससे कोई दूर दूर तक लेना नहीं कि आपने अपनी बुक्स में क्या एंट्री करके रखी है। सैलरी दिखाए हो बुक्स में, चलो 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 सैलरी मान लो। ऐसे कैसे मान लो? इनकम टैक्स कहता है कि हम फॉर्म को नहीं देखते, एसेंस को देखते हैं। जिस्ट ओवर फॉर्म, एसेंस ओवर फॉर्म। होना क्या चाहिए हमें इससे मतलब है। आपने अपनी बुक्स में किया क्या है हमें इससे मतलब नहीं है। आपने अपनी बुक्स में सैलरी दिखाया तो हम सैलरी मान लें, आपने अपनी बुक्स में खर्चा दिखाया तो खर्चा मान लें। अरे नहीं, आपके दिखाने और बुक एंट्रीज डजंट प्रोवाइड अ कॉन्क्लूसिव रिजल्ट। ये याद रखना, बुक एंट्रीज आर नॉट फाइनल। बुक एंट्रीज कभी फाइनल नहीं मानी जाती। बुक एंट्री मीडियम हो सकता है आपके डिसीजन का, बट इट डजंट मीन दैट वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट इज फुल एंड फाइनल नाउ। आपने जितना खर्चा कर दिया सब मान लो खर्चा, ऐसे कैसे मान लो? इनकम टैक्स का अपना रूल है, देखते हैं। अगर आपने उसमें भले ही सैलरी दिखा रखी है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन जिस्ट क्या है, क्या वो सैलरी है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है या नहीं। अगर दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। हाउस प्रॉपर्टी में तो जा नहीं सकता, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में जा सकता है क्या? अच्छा, सैलरी को तुम लोग बिजनेस मान लोगे, सैलरी को एसेट ट्रांसफर मान लोगे, तो बचा क्या? अदर सोर्सेज जो कहीं ना जाए। मैं हूं ना, कौन बोलता है? अदर सोर्सेज। कौन बोलता है? इधर देखना। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अगर है तो यस सैलरी हेड में। अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो सैलरी में न जाकर के कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? अदर सोर्सेज। सर अब आप हमें बीच में तो ना छोड़ें, ये भी बता दें कि कब पता चलेगा कब एम्प्लॉय माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा, वो भी तो बताइए ना। छोड़ दें यहीं पर, बताएं ना। तो सुनो, एग्रीमेंट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ रहेगा कि नाउ यू हैव बीन एम्प्लॉयड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ फलाना एंड डिमाका कंपनी। सुबह 10 बजे आना है बेटा, 5 के पहले नहीं जाना है, और आपका काम सेल्स डिपार्टमेंट तक ही लिमिटेड रहेगा, और आपको महीने में 20,000 रुपये दिया जाएगा। अगर इस तरह की बातें लिखी हैं तो क्या है, वो एम्प्लॉय है या नहीं है? अच्छा, अगर इस तरह से लिखा रहे कि हमें आपको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करते हुए बहुत खुशी हो रही है,
आप बहुत नामी गिनामी व्यक्तियों में माने जाते हैं। अगर आप हमारी कंपनी में आएंगे तो हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रेप्यूटेशन बढ़ेगी। आप हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनने की इच्छा जताएं, हाँ करें, हम आपको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। सैलरी जब चाहे निकालें। आपके आने जाने का कोई टाइम का फाउंडेशन नहीं है, कभी 11 बजे भी आ सकते हैं, कभी 2 बजे भी आ सकते हैं। क्या वो एम्प्लॉई है? सैलरी हम आपको 20,000 देंगे तो कहाँ टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस। दोनों में फ़र्क समझ में आया? नहीं समझ में आया? पक्की बात है ना? सुनना ढंग से। एक कंपनी है, उसने मुझे एजेंट अपॉइंट किया हुआ है। क्या अपॉइंट किया हुआ है? यू आर एन एजेंट ऑफ द कंपनी। जेम्स बॉन्ड 007। आप मेरी कंपनी के एजेंट हो। मैंने कहा हाँ। अब बताओ क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? ये कमीशन का रिलेशनशिप है, दलाली का। मैं जितना उसका सामान बेचूंगा उतना % कमीशन हमको मिलेगा, दैट्स इट। ये तो मैं बिजनेस कर रहा हूं। पैसा दोगे तो ठीक, नहीं तो मैं दूसरी कंपनी की एजेंसी ले लूंगा। बाहर में जाए तुम्हारी कंपनी। बात समझना, मुझे तुम्हारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? एक कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्टी के बीच में क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है? बोलते क्यों नहीं? हाँ, नहीं होता, नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर तुम हो, कॉन्ट्रैक्टी में हूं। तुमने कहा, मैंने तुमसे कहा ये मेरे 6 माले की बिल्डिंग बना दो, तुमने कहा दे देना 1 करोड़, हम बना देंगे। मैंने तुम्हें पैसा दिया, तुमने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बन गई, झंझट खत्म। कौन सा एम्प्लॉयर, कौन सी एम्प्लॉई? कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता। एक कंपनी और उसके डायरेक्टर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दैट इज वेरी मच डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड एग्रीमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? सर जो कुछ भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिलेगा सब सैलरी होगा। ये बेचारा बर्थडे मना रहा है, इसको वो गिफ्ट दे दिया तो सैलरी मान लोगे उसको? हाँ, वो भी सैलरी है। हाँ, सैलरी है। नहीं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, इसने 10,000 का इसको गिफ्ट दे दिया, सैलरी नहीं है? सैलरी है। जो कुछ भी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर से जो कुछ भी मिलेगा वो सैलरी है। नौकरी छोड़ दे बेटा, उसके बाद जरा गिफ्ट मांग कर देख। नौकरी छोड़ दो, उसके बाद गिफ्ट मांग कर देखो देता है कि नहीं। लेटर आएगा, फूल तुम्हें भेजा है खत में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा। हटाएं इसको। तो सेक्शन 15 अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया। अब ज़रा ढंग से सुनेंगे। अब हम लोग का पहला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है सैलरी का। अब अभी तक तो केवल कहानियाँ चल रही थी, नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था। सेक्शन 15 सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है। बच्चे इसको बहुत ही अवॉइड करते हैं पढ़ने से। उनको लगता है ये बेकार का सेक्शन है। 2 लाइनें तो बोला है इसने। कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें में से ये 3 लाइनें बोला है इस सेक्शन ने। देखते हैं कौन कौन सी लाइनें बोला और क्या इसमें कोई खास बात है क्या। पहली लाइन बोला है सैलरी विल बी चार्ज टू टैक्स। विल हटा दें, शैल लगा दें। shall be charged to tax on due basis। दूसरा बोला है
सैलरी shall be charged on receipt basis। सर बात समझ में नहीं आई। एक बार आप कहते हो ड्यू बेसिस पर, एक बार आप कहते हो रिसीट बेसिस पर, ये कौन सी बात होती है? कहा गया जो दोनों में से पहले हो, विच एवर इज, बोले लेटर, हाँ अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो, नॉट लेटर, जो दोनों में से पहले हो। अगर आपको ड्यू हो गया है सैलरी, नहीं मिली तो अभी बेटा टैक्स दे दो। पहले मिल गई सैलरी, सैलरी मिल गई, ड्यू नहीं हुई है, अभी मैंने काम ही नहीं किया, अगले महीने मुझे काम करना, मैंने आज ही सैलरी निकाल ली एडवांस, तो सैलरी एडवांस ले ली तो एडवांस पर टैक्स लगा दोगे? हाँ, जो दोनों में से पहले हो। यहां तो आपने सैलरी पहले ही निकाल ली, यहां सैलरी ड्यू हो गई है, अभी मिली नहीं है, दोनों में से जो पहले हो। थर्ड, पहले इन दोनों की मीनिंग समझ लें, फिर ये देखते हैं क्या बोलता है थर्ड पॉइंट। हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर 2011-12, हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर 2012-13, हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर 2013-14। असेसमेंट ईयर आपका आ गया, ठीक। आंसर आप लोगों को देना है। सैलरी ड्यू है एज एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ, 1,20,000 ड्यू है और रिसीट है सैलरी 1 लाख। आप लोग को जवाब बस इतना देना है किस पर टैक्स लगेगा, बोलने दें। यहां पर ड्यू हो गई 1,20,000 और रिसीट हो गया 1,60,000, नहीं हो सकता। और यहाँ पर ड्यू है 1,20,000 और रिसीट है 1,20,000। अब आप लोगों को हमें बताना है कि असेसमेंट ईयर 14-15 में हमें कितने सैलरी पर टैक्स देना पड़ेगा। चले हम असेसमेंट ईयर 12-13 की ही बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे असेसमेंट ईयर 13-14, उसके बाद बात करेंगे 14-15। क्लियर? हाँ बताएं, कितने पर टैक्स लगाओगे? कितने पर? 1,20,000, जो दोनों में से पहले। इस पर और इस पे कोई दिक्कत नहीं ना है? तो उससे क्या हुआ, जो दोनों में से पहले हो। हाँ या ना? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? अच्छा, इस साल हमको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए थी? यहाँ कितनी मिलनी चाहिए थी? और यहाँ पे तीनों साल हमको 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000 की सैलरी रिसीव होनी चाहिए थी। यानी टोटल 3 साल मिलाकर हमारे ऊपर टैक्स कितने का लगना चाहिए था? 3,60,000, तीनों साल का मिला करके। लेकिन इंसानों, तुम लोग जरा गौर से देखो कितने पर टैक्स लगाए हो? 4 लाख पर। इनकम होगी 3 साल में 360 और तुम लोग टैक्स लगाओगे 4 लाख पर। गलत है या नहीं है? केवल ये सोच लेना कि सर सेक्शन ने बोला है विच एवर इज अर्लियर, तो जो दोनों में से पहले हो गया उसको ले लेंगे। अरे ये कहाँ लिखा है विच एवर इज अर्लियर, इसको इस सेंस में ना पढ़ें। अब जरा हम जो सेंस बताते हैं वो देखें। 1,20,000 पर टैक्स लगा दिया, 20,000 हमको मिला नहीं, तो अब मिलेगा भी नहीं। मिलेगा कब मिलेगा? अगले साल। यानी 160 में, इस 160 में 20,000 कहाँ का है और उस पर हम ऑलरेडी टैक्स लगा चुके हैं। हाँ या ना? यानी इस साल का हमें कितना मिल गया? 1,40,000।
बोलो ना, 20,000 पर तो ऑलरेडी टैक्स लगा चुके हो, दोबारा लगाओगे क्या? तो इस साल का कितना, इस साल कितना मिला है? 140। 1,20 और 1,40 में कितने पर टैक्स लगेगा? 1,40। ज्यादा मिल गया ना 20,000, ज्यादा मिल गया ना 20,000, हाँ या ना? तो अगर मुझे यहां पर 20,000 ज्यादा मिला है तो अगले साल मुझे 20,000 कम मिलना चाहिए था, कम मिलना चाहिए था, कम, लेकिन 1,20,000 फिर मिल गया। तो इसका मतलब मुझे मिलना चाहिए था 1 लाख, कितना मिलना चाहिए था? यानी इस साल का मुझे मिला है इस 1,20,000 में 1 लाख, और ये 20,000 मिला है मुझे अगले साल का। तो मेरे ऊपर टैक्स कितने पर लगेगा? 1,20,000 या 1 लाख या 1,20,000? 1 लाख इस पर तो लगेगा ही लगेगा इस साल का जो छूटा हुआ था। हाँ, 1 लाख, 1,40,000, 1,20,000, 3,60,000 हो गया। लेकिन ये 20,000 जो मुझे अगले साल का इस साल मिल गया है, रिसीट बेसिस पर लगा लो। जो मुझे इस साल अगले साल का मिल गया है उस पर भी तो टैक्स लग जाता है। एडवांस पर टैक्स लगा देते हो, नहीं लगा देते हो? लगा देते हो, नहीं लगाते हो? तो मेरे ऊपर इस साल कितने पर टैक्स लगेगा? तो 20,000 जो ज्यादा लग गया है टैक्स वो अगले साल एडजस्ट हो जाएगा। अब क्लियर हुआ? जैसे यहां पर 20,000 पर ज्यादा लग गया था, अगले साल एडजस्ट हुआ था, उसी तरह जो यहां पर 20,000 पर टैक्स ज्यादा लग चुका है अगले साल उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, पक्की बात है? इसका ये मीनिंग है। हटा सकते हैं अब इसको, नहीं समझ में आया हो फिर पूछ लो। इन दोनों में किस पर टैक्स लगाया? 1,20,000 मिला नहीं था, उसके बावजूद टैक्स लग गया। अब मिलेगा तो दोबारा टैक्स लगाओगे? नहीं। तो इसका मतलब मुझे मिला कितना इस साल? 1,40। 1,60 की बजाय कितना मिला? 1,40, क्योंकि 20,000 वो मिला है जो मैंने पिछले साल टैक्स लगा दिया है। तो अब 1,40 और 1,20 में किस पर टैक्स लगेगा? 1,40। अब इस 1,40 में 20,000 ज्यादा मिल गया है जिस पर मैंने टैक्स दे दिया है, तो अगले साल मुझे जो मिलेगा 20,000 कम मिलेगा, यानी अगले साल मुझे मिलना कितना चाहिए? 1 लाख। तो 1 लाख पर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। जो 20,000 मुझे फिर ज्यादा मिल गया है अगले साल का, वो भी इस पर टैक्स लग जाएगा। इस तरह से एडजस्टमेंट होता रहता है। ठीक है ना? हटा सकते हैं इसको। थर्ड पॉइंट, एरियर ऑफ सैलरी सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). रिबेट एंड रिलीफ, ये रिलीफ का सेक्शन है फिलहाल। अभी वो मैटर नहीं आया तो हम लोग उसको अभी ध्यान भी नहीं देंगे। इधर देखिए, एरियर ऑफ सैलरी। मैंने मालिक से कहा, मालिक तूने कहा था 5 साल बाद सैलरी बढ़ा देंगे, एग्रीमेंट में लिखा था सैलरी बढ़ाने के लिए, तूने बढ़ाया नहीं। मैंने कहा नहीं, सैलरी मैं नहीं बढ़ाऊंगा। मैं बोलता रहा, उसने नहीं बढ़ाया। 5 साल बाद मैं सीधे कोर्ट के पास चला गया। भाई वो 5 साल पहले से सैलरी बढ़ाने के लिए बोला था, नहीं बढ़ाया। कोर्ट ने भी 3 साल लगा दिया। 3 साल बाद उसने डिसीजन दिया, पिछले 8 साल से जितनी भी इसकी ड्यू बनती है सैलरी, इसको बढ़ा करके दो। अब मुझे सीधे सीधे 8 साल का, मान लो 1 महीने में मुझे 2,000 ज़्यादा मिलना चाहिए था, तो 1 साल में कितना ज़्यादा मिलना चाहिए था? 24,000, हाँ या ना? और 8 साल में कितना मिलना चाहिए था? 1,92,000। पक्की बात है ना? 1,92,000 रुपये मुझे तुरंत मिलने चाहिए थे। अब मुझे मिल गए मालिक से, कोर्ट ने अब ऑर्डर कर दिया, तो मेरी वो 1 साल की मेहनत है इस साल की या 8 साल की मेहनत है? टैक्स हम किस पर दे रहे होंगे? क्या ये जो अमाउंट नहीं मिला था क्या उस पर भी टैक्स दे रहे थे? नहीं दे रहे थे। हम मान रहे थे हम जीतेंगे नहीं, और एम्प्लॉयर मान रहा था वो जीत जाएगा। हम भी इस उम्मीद पर कि शायद जीत जाए, शायद जीत जाए। ड्यू तो हुआ ही नहीं पैसा, एम्प्लॉयर ड्यू कर रहा था, पेड कर रहा था कम वाला अमाउंट। क्यों? पक्की बात है ना? अचानक मुझे एक साथ 1,92,000 रुपये मिल गया, इसको हम कहते हैं एरियर ऑफ सैलरी। अगर मुझे धीरे धीरे मिला होता तो टैक्स नहीं लगा होता, लगा होता। अब अचानक एक साथ दे दोगे तो टैक्स नहीं लगाओगे,
पक्की बात है ना? कब लगाओगे? जिस साल रिसीट हुआ है, पक्की बात है ना? हाँ या ना? तो उस साल टैक्स लग जाएगा एरियर ऑफ सैलरी पर, लेकिन किस सेक्शन को ध्यान में रखते हुए? 89(1). देखेंगे क्या है। तो अगर ये चीज़ यहाँ न ले आते तो इस तरह की सैलरी छूट हो जाती, लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो उसको भी लाया गया कि सेक्शन 15 कवर्स एरियर ऑफ सैलरी। सेक्शन 15 ऑल्सो कवर्स एरियर ऑफ सैलरी। तो सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन 3 पॉइंट बोलता है सैलरी शैल बी चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू बेसिस और सैलरी शैल बी चार्जेबल टू टैक्स ऑन रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर एंड एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). क्लियर है? दैट वाज सेक्शन 15। सेक्शन 16 की बात करते हैं। सेक्शन 16 डिडक्शंस के बारे में बताता है। देखो मैंने कहा था सेक्शन 80 में तो डिडक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज यहां पर भी डिडक्शंस पढ़ेंगे। सेक्शन 16(1), 16(2), जैसे मैं लिख रहा हूं सेक्शन वैसे ही लिखना है, ऐसे ना लिख देना, खूब मजा आएगा रिजल्ट में। ठीक है ना? तुम भी मजा लोगे, मोहल्ले वाले भी मजा लेंगे। इधर देखो, तो जिस तरह से सेक्शंस कोट किया जाता है उसी तरह से कोट किया जाता है, अपनी ओर से कोई कानून नहीं बनाया जाता। सेक्शन 16(1) टेल्स अस अबाउट स्टैंडर्ड डिडक्शन। कौन सा डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन। Section 16(2) entertainment allowances and section 16(3) professional tax or employment tax। ये 3 डिडक्शंस हम लोगों को देखने हैं। कितने डिडक्शंस हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिडक्शंस विच कैन बी प्रोवाइडेड इन चैप्टर सैलरी। द फर्स्ट वन अंडर सेक्शन 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन, अंडर सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, अंडर सेक्शन 16(3) प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। खुशी की बात, ये सेक्शन डिलीट हो चुका है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सेक्शन 16(1) डिलीट हो चुका है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम बात करेंगे किस सेक्शन को पढ़ने की? सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या है और किस बारे में बताता है? ढंग से सुनेंगे आप लोग। मैंने कहा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो कुछ भी दिया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 3 चीजें नॉर्मली देता है। ठीक, 2 बेनिफिट्स देता है, एक तो कैश बेनिफिट्स और दूसरा नॉन कैश बेनिफिट्स। सर ऐसे कैसे हो सकता है? नॉन कैश बेनिफिट्स कब दे देता है कोई एम्प्लॉय? कोई एम्प्लॉय कभी अपने एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को नॉन कैश बेनिफिट देता है? खाना खाने के लिए नहीं बोलता, घूमने के लिए पैसा नहीं देता, टिकट नहीं देता। बोलते क्यों नहीं कि जाओ विदेश घुमाओ? देता है ना, बोलो।
तो कैश बेनिफिट्स भी दे सकता है और नॉन कैश बेनिफिट्स भी दे सकता है। एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस दिया। क्या दिया? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। अलाउंसेस नॉर्मली कैश में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? ये कैश बेनिफिट्स होते हैं। अलाउंसेस क्या होते हैं? कैश बेनिफिट्स। हर महीने 200 रुपया ले लेना मेडिकल अलाउंसेस का। बीमार होना तो हॉस्पिटलाइज हो जाना, हमारी ओर ना देखना, हर महीने 200 रुपये लेते जाना। ये लो 500 रुपये, कुत्ता पाल लो, घर के बाहर लिख देना, किससे सावधान? कुत्तों से सावधान। हाँ, तो जरा इसमें हंसने वाली क्या बात थी? तुम लोग का दिमाग अब दूसरी जगह जाता है तो बात दूसरी है। हाँ हाँ, जिसके पास कुत्ता नहीं है उसने घर के बाहर साइन बोर्ड लगवाया है, कुत्तों से सावधान। तो जब कोई दरवाजा खोलेगा तो कौन खोलेगा? अरे तो लोग दूसरी जगह दिमाग क्यों दौड़ाते हो? अरे कुछ ज्यादा ही समझते हो। कैश बेनिफिट्स ये अलाउंसेस होते हैं, इसको हम कहते हैं कुत्ता अलाउंसेस, डॉग अलाउंसेस। क्या बोलते हैं? डॉग अलाउंसेस। मेरा बच्चा कल कह रहा था बिल्ली मौसी जा रही हैं। मैंने कहा मम्मी के सामने मत बोलते ना। उसको डांट करके चुप कराए। तो मैंने कहा कभी बोलते हो चंदा मामा, कभी कहते हो बिल्ली मौसी। तुम लोग को पढ़ाया क्या जाता है? है कि नहीं? कुछ अजीब पढ़ाया जाता है। बड़ा बिल्ली मौसी कैसे हो गए? इसका मतलब तो डाउटफुल हुआ सब चीज। तो देखो ये कैश बेनिफिट्स होते हैं। कौन से बेनिफिट्स होते हैं? अलाउंसेस जितने भी होते हैं वो कैश बेनिफिट्स होते हैं। डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, जितनी आपको सैलरी मिलती है उसके अलावा ये अलाउंसेस मिल रहा है। जितनी आपको सैलरी है बेसिक, उसके अलावा हम आपको एक अलाउंसेस दे रहे हैं, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंसेस। ठीक है ना? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिला एक एम्प्लॉय को, तो कहा गया कि उसको छूट भी तो मिलनी चाहिए। खर्च करेगा ना एंटरटेनमेंट पर, करेगा कि नहीं करेगा? कितनी छूट मिलनी चाहिए? और क्या जब इसको एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया था तो क्या उसकी सैलरी में तुमने जोड़ दिया था क्या? बोलो। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कहा ये ले 10,000 रुपए एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, तो क्या उससे उसकी सैलरी बढ़ गई क्या? हाँ, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिलेगा वो उसकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10,000 रुपए दिए, उसकी सैलरी 10,000 से बढ़ गई तो उसको छूट दी गई। ऊपर एडिशन है तभी तो डिडक्शन है। तो हम मान लेते हैं कि आपने ऊपर क्या कर दिया? एडिशन कर दिया। अब आप डिडक्शन की बात कर रहे हो। नीचे कितना डिडक्शन मिलेगा वो बताया गया है सेक्शन 62 में। कहा गया सबसे बेसिक कंडीशन, अवेलेबल ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि ये जो डिडक्शन है केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। प्राइवेट एम्प्लॉय में जुड़ तो जाता है लेकिन लेस नहीं होता। ऐड तो हो जाता है लेकिन लेस किस कंडीशन में होता है? केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कंडीशन में। यानी को जो डिडक्शन मिलती है केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलती। और कितनी? पूरी ना। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल। किताबों ने यहां वर्ड यूज किया हुआ है एग्जेम्प्ट, जो कि सही नहीं है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल। एग्जेम्पशन मैंने बता दिया मतलब क्या है, एग्जेम्प्ट का क्या मतलब है और डिडक्शन का क्या मतलब है। डिडक्शन कोई चीज एडेड हो उसमें से माइनस करते हो तो डिडक्शन, कोई चीज जोड़ते भी नहीं हो ना घटाते हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इन तीन में से जो सबसे कम होगा वो माइनस हो जाएगा। पहला, एक्चुअल अमाउंट जितना मिला है, मैक्सिमम ₹5,000। कितना लिमिट है?
5,000 से ऊपर का ज़्यादा का जो होगा वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 8,000 मिला है तो 5,000 तो माफ़ी हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट तीसरा, 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। वर्ड मैंने यूज किया है बेसिक सैलरी, जिस बेस पर आपका अपॉइंटमेंट हुआ है। इन तीनों में से जो कम होगा वो माफ हो जाएगा। क्लियर है? पक्का ना? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? नोट कर लो तो एक क्वेश्चन दे। क्वेश्चन, मिस्टर एक्स is a government employee, receives rupees 15,000 as entertainment allowances. His basic salary is 40,000 rupees. Calculate deduction under section 16. सॉल्यूशन इधर देखें, इधर देखें, क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? तो उसको इन तीन में से जो कम होगा छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी? एक्चुअल अमाउंट कितना है? 15,000। उसको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना मिला एक्चुअल? मैक्सिमम कितनी छूट मिल सकती है? और तीसरा करा है 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, तो 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी कितना आ गया? 8। इन तीन में से जो कम होगा वो छूट मिल जाएगी, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 5,000। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात? तो आप नोट कर लें पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर। ठीक, अब हमारा कौन सा डिडक्शन बचा? सेक्शन 16(3). इसको हम लोग नाम देते हैं प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। बोलते क्यों नहीं? जो मैं लाइन लिख रहा हूं ढंग से उसको दिमाग में बैठाएंगे। वॉट एवर द अमाउंट एक्चुअली पेड और पेबल बाय एम्प्लॉई ऑन दिस अकाउंट is deductible at all. Irrespective of the fact whether he is
getting or receiving the amount of professional tax or employment tax from his employer. उसको अपने एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयमेंट टैक्स मिला हो या ना मिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अजीब सेक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जितना अमाउंट इस खाते में जमा करेगा ना एम्प्लॉय, पूरा का पूरा डिडक्टेबल होगा, चाहे उसको अपने एम्प्लॉयर से कुछ मिले या ना मिले। अगर उसको अपने एम्प्लॉयर से मिलता है तो पहले तो उसकी सैलरी में जोड़ दो, जितना वो पेमेंट करता है उतना घटा दो। देखें एग्जाम्पल, केस नंबर 1, अमाउंट रिसीव्ड from employer, amount paid by employee, taxable and deduction under section 16(3). देखेंगे हम किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, सेक्शन 16(3) का ही, ठीक है। एम्प्लॉयर से उसको मिला 10,000 और उसने खर्च किया 10,000, तो उसकी सैलरी में जुड़ जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा कितना, और उसके बाद जितना पेड किया है उतना यहाँ से माइनस भी हो जाएगा। पक्की बात है, बोलो। पहले ऐड कर देंगे, टैक्सेबल का मतलब एडेड इन सैलरी, टू बी एडेड इन सैलरी। चलो केस नंबर 2, मिला उसको कुछ नहीं और 10,000 रुपये उसने पेमेंट कर दिया, तो टैक्सेबल कितना होगा, कुछ भी नहीं जुड़ेगा एडेड इन सैलरी, लेकिन डिडक्शन उसको मिलेगी, भले ही उसको एम्प्लॉयर से कुछ ना मिला हो, उसने पेमेंट किया है, डिडक्शन मिल जाएगा। उसने 3,000 रुपये एम्प्लॉयर से पाए और 8,000 रुपये पेमेंट किए, तो टैक्सेबल कितना होगा और डिडक्टेबल कितना होगा, जितना उसने पेमेंट किया। केस नंबर 4, 10,000 रुपये उसने पाए और पेमेंट कितना किया, 0, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा और डिडक्शन कितना मिलेगा। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई। सेक्शन 16 इज ओवर नाउ। इसमें कहीं कोई डाउट है? मैंने कहा एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, एम्प्लॉय को जितना मिलेगा एम्प्लॉयर से पहले मेरी सैलरी में जोड़ दो, जितना मैं पेमेंट करूंगा, जितना भी मैं पेमेंट करूंगा सारा का सारा डिडक्शन मिल जाएगा। हटा सकते हैं इसको।
सेक्शन 14 हम लोगों ने देखा था 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। सेक्शन 14 है हम लोगों ने देखा इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। सेक्शन 15 हम लोगों ने देखा चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). सेक्शन 16 में 3 तरह के डिडक्शंस देखे, सेक्शन 16(1) ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन 16(2) रिलेटिंग टू योर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। First of all, the entertainment allowances will be added in the total salary. After that, the deduction will be available only to the government employee under section 16(2). The deduction will be the least of the following: actual amount 5,000 and 1/5 of the basic salary. Section 16(3), professional tax or employment tax, whatever the amount is paid by the employee on this account or against this account will be deductible at all. अब हम लोग सेक्शन 17 क्या बताता है मालूम है? डेफिनीशंस। और कितनी डेफिनीशन देगा इधर देखें, सेक्शन 17(1) इस तरह से, सेक्शन 17(2) इस तरह से, और सेक्शन 17(3) इस तरह से। डेफिनीशन ऑफ सैलरी, अरे सर सैलरी की डेफिनीशन, उसके बाद परक्विजिट्स की डेफिनीशन जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अनुलाभ, एंड सेक्शन 17(3) प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये 3 डेफिनीशंस पढ़नी है और आज हम लोग केवल पहली डेफिनीशन देखेंगे, दैट्स इट। और उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक तो बेस पूरा ख़त्म करके आएंगे। सेक्शन 17(1) डेफिनीशन ऑफ सैलरी। सैलरी मीन्स, इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सैलरी। इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सैलरी तो है, तो जो जो पढ़ना है सो याद रख लो। बात समझ में आई? सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, वेजेस, सुन लो, बेसिक सैलरी, वेजेस। सर बेसिक सैलरी और वेजेस में फ़र्क क्या है? बेसिक सैलरी और वेजेस में फ़र्क क्या है? जो सैलरी होती है वो इन लोगों को दी जाती है जो पेन और पेंसिल से काम करें, पेपर वर्क करें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करें, क्लरिकल काम वर्क करें, उनको सैलरी दी जाती है। वेजेस मजदूरी जो फिजिकल वर्क करते हैं, जो किसका काम करते हैं? फिजिकल वर्क करते हैं। तुम लोग ज़्यादा क्यों समझते हो? जितना समझाएं उतना ही समझा करो, गलत ना समझा करो हमेशा। सैलरी हमेशा पेपर वर्क करने वालों को, पेन पेंसिल का काम करने वालों को दी जाती है, पेपर वर्क करने वालों को, और वेजेस हमेशा फिजिकल वर्क करने वालों को दी जाती है। और इनकम टैक्स ने कहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि आप सैलरी का नाम दो या वेजेस का नाम दो, आप सैलरी का नाम दो, वेजेस का नाम दो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम सैलरी में वेजेस को भी शामिल करेंगे। तो बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, थर्ड क्या है? एन्यूटी। द फर्स्ट वन इज बेसिक सैलरी, सेकेंड वन इज वेजेस, एन्यूटी, वार्षिकी, सालाना अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से कुछ न कुछ मिलता रहता है तो उसको हम कहेंगे एन्यूटी। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, किताब बंद कर दें, पेंशन, एक एम्प्लॉई है, बूढ़ा हो गया, रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद उसका एम्प्लॉयर हर महीने उसको 5,000 रुपये पेंशन देता है। बताओ
किस हेड में टैक्सेबल होगा? क्या वो नौकरी करता है वहाँ पे? करता है तभी तो मिल रहा है। भले ही बूढ़ा हो गया, अब उसको घर में बैठने का सैलरी मिल रहा है। उसको कहाँ का सैलरी मिल रहा है? घर में बैठो, यहाँ मत आओ ऑफिस में। 60 साल बाद लोग हर चीज़ भूल जाते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रख दी उसके बाद भूल जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं भूलते इधर देखो 90 साल के हो गए लेकिन तब भी नहीं भूलते, उनके ऊपर ये रूल नहीं लगता है कि नहीं। पेंशन, आखिर वो पेंशन क्यों पा रहा है? क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया, उन्हीं सर्विसेज के अगेंस्ट उसको पेंशन मिल रही है जो उसने सर्विसेज दी। पेंशन, ग्रेच्युटी, ये भी सैलरी का हिस्सा होता है। आप रिटायरमेंट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, अगर आपने अपनी ग्रेच्युटी का पैसा निकाल लिया अपने एम्प्लॉयर के यहाँ से, तो इसका मतलब आप सैलरी का ही तो हिस्सा निकाल रहे हो। ग्रेच्युटी भी हमारी सैलरी ही होती है। प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। कॉम्यूटेड पेंशन, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, allowances, perquisites, and section 80CC. That's it. मैं इतना ही लिखकर छोड़ दे रहा हूँ। ये सारे टॉपिक्स हम लोग को स्टडी करने हैं। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, कॉम्यूटेड पेंशन, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलावेंसेज एंड सेक्शन 80CC. इतनी चीज़ों की स्टडी हमको करनी है इस चैप्टर में, और ये सब सैलरी के हिस्से हैं, तभी तो स्टडी करनी है। बोलते क्यों नहीं? आखिर ये सब सैलरी हेड के हिस्से हैं, तभी तो हमको स्टडी करनी है। जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना, हमें ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर यू विल कम टू नो दैट व्हाई दीज पोर्शंस आर टू बी इंक्लूडेड इन द हेड सैलरी। क्लियर? तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया इसमें से? बेसिक सैलरी एंड वेजेस। पेंशन भी अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत, एन्यूटी भी अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, कॉम्यूटेड पेंशन, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलावेंसेज एंड सेक्शन 80CC. क्लियर है? ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास से। यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ये तैयार है? पूछें? 1 मिनट देख ले। जितना बताया जाए अगर घर पे उतना करके आएंगे आप लोग, तो लास्ट में क्या होगा कि पूरी की पूरी सैलरी चैप्टर जो पूरे कई क्लासेस में चलेंगी, विद इन 15 मिनट्स यू कैन कंप्लीट इट। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, जानते हो कितनी देर का पढ़ा? मैक्स 2 मिनट का। जरा देखते हैं। सेक्शन 14, there are 5 heads of income: salary, house property, PGBP, capital gain and other sources. 14A, if any income is exempt then the related expenditures are disallowed. Section 15, due basis or receipt basis, whichever is earlier and arrear of salary but subject to section 89(1). सेक्शन 16(1), सेक्शन 16(2) एंड सेक्शन 16(3). 16(1) खत्म हो चुका है। 16(2) में बताया गया है इंटरटेनमेंट अलावेंसेज। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला, एक्चुअल अमाउंट 5000 एंड 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी।
सेक्शन 16(3) में बताया गया एंटरटेनमेंट एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स, जो भी एम्प्लॉई एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट पे करेगा हिल गेट द डिडक्शन ऑफ दैट, चाहे उसको एम्प्लॉयर से मिला हो या ना मिला हो। सेक्शन 17 में डेफिनेशन पढ़ा। सेक्शन 17 में डेफिनेशन ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, कमिटेड पेंशन, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलावेंसेज एंड सेक्शन 80CC(D). कितना देर लगा? 1 से 1.5 मिनट। और पढ़े कितनी देर? 1.5 घंटे लगभग। 1.5 घंटे का रिजल्ट 1 मिनट में। इसी तरह जब आपकी हर लेक्चर खत्म होगा 2-2, 3-3 मिनट में खत्म होता जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।